नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। हमने पिछले भाग में राजा निर्वंशिया नाम की कहानी पढ़ी, जिसके लेखक श्रीमान कमलेश्वर जी हैं। इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं से आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या तुम कभी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार करना पड़ता था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगती। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते हुए तुम्हारा झूठ पौरुष तिलमिलाकर जाग पड़ा। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दिया था, उसी में आई है। उससे पूछा तक नहीं और जगपति ने कहा, और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया, कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रो में बड़ी बड़ी बातें कह रहा था, ज्ञानियों की तरह सीख दे रहा था। जब चंद्रा अंधेरे होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते यह बात दब गई कि बचन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चल गई, जहां बचन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांग फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था और यह भी क्यों बचन सिंह की आसमान एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे, मेज, कुर्सी, दवाइयाँ, अलमारियों की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त से अधिक प्रकाशवान होने के अंधेरे को भी घनीभूत कर रही थी। बचन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठ खड़ा हो गया। चंदा ने भी भीतर कदम तो रख दिया, पर सहम गई। वह जैसे अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो, ऐसा कुआं जो निरंतर पतला हो जाता है और जिसमें पानी की गहराई पाताल से भी परतों चली जाती है, जिसमें पड़कर वह धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। बच्चन सिंह अवाक ताकता रहा और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे वह किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्त मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थितियां कौंध गई और वह उसने वहीं से बहुत संचय आवाज में चबाते हुए जबान को दबाते हुए जैसे वायु से स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज इतनी बेआवाज थी कि निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी का में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बचन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हीं अपने व्रत में समेट लेती है और दूसरे क्षण मुक्त कर देती है। दवाखाने को लैंप सहसा भरकर रुक गया और मरीजों के कमरे में एक कराह की आवाज दूसरे दूर मैदानों के छो तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी तो वापस लेकर क्यों चली रही? चंदा चुप और दोनों क्षण रुककर अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी और उसके ऊपर
पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से लंबे बाल लंबे थे, जिसकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी आंखें नजर से उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बचन सिंह दवाखाने की ओर। कालिक बुरी तरह बढ़ गई और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लेट गए, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया, छूट गया। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लो बीच में फट गई और उसके ऊपर धुएं की लकीर बल खाती सांस की लैंप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती। सुबह जब चंदा वापस जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण के लिए चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी, निरीहता थी और अदृश्य पाप कर चुकने के बाद अदृश्य की गहराई के लिए एक पश्चाताप जैसी धूमिल चमक थी। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उसकी खुशी का ठिकाना न था। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी के ने राजा को समझाया तो वह केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को रोक न सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सूली की तरह घड़ी रहती थी कि कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ता जा रहा था और कुल मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। मतलब इस कहानी को, दोनों कहानी को आपस में जोड़ के देखिए, वहां की बात यहाँ मिलेगी आपको। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है, परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बचन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है तो कुछ उसकी मदद मिलती रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसके दिल में अथक भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व पर ध्यान का आते ही इस सूचना में कुछ ऐसे चुटकीले काटे दिखाई देने लगे जो उसके इस सूचना में दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बांध सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्षण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राक्षस बदल योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई और उसके सामने गली में तो शाम ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते आते उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुनहरी फीकी रही, जिसकी दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रुंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भरा पड़ा था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे पर कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए जमीन मिजान लगाए मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाजा खड़खड़ा तो अंधेरे में उसकी चाबी अपने जंगले से देखा तो वह बैठे बैठे घर में भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्वंशी अस्पताल से लौटकर आए, कुलमा भी आई है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बेरोठे खुजते ही जगपति हाँप कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जलाओ ना, तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा।
न तेल न कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी जिसकी गहराई उसके सामने कभी कल्पना न थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्वंशिया अस्पताल से आ गए। और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखें में नींद न थी। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावह सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा हो रहा है, पर बिंदु के हाथ थे और पैर थे और दिल की धड़कन थी। कोठरी का धूप घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारों और गहन गुफाओं सी अलमारियां जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और वह सिहर उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया। उसे लगता था कि आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष। उसकी सिराएं कुछ फूट पड़ने के लिए आकुल से खोल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उसके लंबे लंबे नाखून निकल आए और वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदि बर्बर और बड़ी तेज से सारा कमरा एक बागी चक्कर काट गया। फिर धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होने लगी। जान पड़ा फिर जैसे बहुत कोशिशें करने पर गिग्गी बन जाने के बाद उसकी आवाज फूटी। नरम चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जाने डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका, कांपते पैर उसके ने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा फिर इन सांसों की आवाज में जमीन का संगीत गूंज रहा है। वह और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर के बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श ज्वल हो उठे और जगपति की आंखों की ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा चंदा के बिखरे हुए बाल, जिनमें हाल के जन्मे बच्चे के गुमवारे बालों की सी महक, दूध की किचाइयाँ, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह की चिकनाई। और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से उस पर भी कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का सा मिटा हुआ सा आभास। नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक उसकी मासूम सी कांटों की तरह बिरोनिया और सांसों में घुलकर आती हुई वह आत्मा, कपट आवाज की लय, फूल सी पंखुड़ी से पतले पतले ओठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक। उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख पर अस्फुट शब्द निकल गए, बच्ची। डरते डरते उसकी बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीर खींचने लगा गया। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छपट कर निराश हो गया हो। उसके दोनों हाथ उंगलियों के पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी उंगलियों में टकराई। वह जैसे होश में आया, बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में कुछ बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत रख कर करता वह वहीं जमीन पर बैठ गया और उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथ के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे और तब उसके सामने सब दृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़ी तो चंदा बेचकर उसके इलाज कर रही थी। वह सब दवाइयाँ और ताकने के टॉनिक, उसने तो कहा था ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं, मैंने हाथ के कड़े बेचने के लिए दिए थे। पर उसका गला बुरी तरह सूख गया, जबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, शरीर की शक्ति बह सी गई थी, रक्त पानी हो गया था।
थोड़ा संयत हुआ, उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाई रही। उससे इतनी बड़ी दुराव क्यों? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक छींक सा बना ढांस कर रहा है, नितांत हल्का तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाला तिनका सा। अब यहाँ से अगले भाग में पढ़ेंगे उस रात के बाद क्या हुआ। तो यहाँ तक इसी भाग में यहाँ तक जानेंगे अगले भाग में लगभग 2 भाग और लगेंगे। कहानी बहुत बड़ी है मित्रों। तो लेते हैं आपसे विदाई, मिलेंगे अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।